जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021-22 सीटेट जो अभी लेटेस्ट एडिशन का जो अभी मार्केट में अवेलेबल है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है उसका हम लोग फुल डिटेल्स यहाँ से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पूरा देखने वाले हैं। साथियों, अगर आप PYQ लेना चाह रहे हैं तो विद आंसर की एक कंबाइंड सेट के साथ तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो वहाँ पे ऊपर में आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा तो वहाँ से भी आप फॉर्म फिल के आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के लास्ट में आप अपना टोटल कितना आपका स्कोर हुआ वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट डेवलप्स एट डिफरेंट रेट्स वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में निम्न दरों से विकसित होता है। तो इसमें से कौन सा बेस्ट आंसर होगा, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन में विकास एक आयामी होता है। तो अब क्या विकास एक ही दिशा में ट्रेवल करता है? तो यहाँ पे एक आयामी नहीं होगा, यानी विकास बहुत सारे दिशा में एक साथ होता है। जैसे किसी जीव का, अगर किसी इंसान कहीं अगर देख लें तो उसका हाथ का भी विकास होता है, तो पैर का भी होता है, और बाकी सभी अंग का भी होता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। विकास एक दिशीय होता है, यानी विकास एक ही दिशा में होता है, तो ये भी नहीं होगा। विकास बहुत सारे दिशा में होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा थर्ड वाला ऑप्शन है विकास एक असतत प्रक्रिया है। असतत मतलब होता है, एक होता है सतत, सतत मतलब हुआ लगातार चलने वाली, असतत मतलब हुआ लगातार नहीं चलने वाली, यानी कहीं रुक जाने वाली। तो विकास क्या होता है? ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया, तो यानी इसका उल्टा होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे असतत लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं विकास की दिशा अधोगामी एंड और शीर्षगामी होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अधोगामी क्या होता है। अधोगामी मतलब सिर से लेकर के पैर की तरफ विकास। तो बच्चे का विकास सबसे पहले सिर की तरफ जितने भी अंग है उसका होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे पैर की ओर बढ़ता है। उसके बाद शीर्षगामी मतलब हो गया कि सेंटर टू आउटर, यानी सेंटर से, यानी अंदर से बाहर की ओर। यानी बच्चे का विकास सबसे पहले बड़े अंगों का होता है, उसके बाद छोटे अंगों का। जैसे ये हाथ है तो सबसे पहले ये हाथ का विकास होगा, ये हाथ को हिलाना सीखेगा, उसके बाद ये उंगली को अच्छे तरीके से हिलाना सीखेगा। तो इस तरीके से ये शीर्षगामी हो गया है। इसका मतलब ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश भी इसका पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है पूरा। मैंने यहाँ पे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन दिया है वो सेम टू एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया है, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम में ऐसे ही सेम टू सेम होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश पढ़ चुके होंगे, अब मैं हिंदी में यहाँ पे चल रहता हूँ। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है जो सही है उसमें आपको टिक लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं, इसमें से देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे कथन दिया गया है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक, यानी बच्चों का विकास कहाँ पे होता है, कौन सा वातावरण? परिप्रेक्ष्य मतलब हुआ वातावरण, तो सामाजिक वातावरण में बच्चों का विकास होता है। तो ये ऑप्शन मतलब सही लग रहा है। और सीटेट के एग्ज़ाम में दोस्तों जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे आपको वही ऑप्शन में टिक करना है। तो ये ऑप्शन मेरा सही लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का टिक करके भी छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा नंबर में बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो बचपन को हम लोग 10 भिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको 10 भागों में ही बांटना है। बचपन में शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, उसके बाद हम लोग किशोरावस्था में जाते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 भागों में बांटते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर में है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, यानी बच्चों की सोच समाज से प्रभावित नहीं होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बच्चों की सोच क्या होती है? समाज से प्रभावित होती है, यानी समाज वो जिस तरीके का गाइडेंस देगा वो बच्चा उसी तरीके का जो उसके अंदर जो कल्चरल है वो डेवलप होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में देखिए हमारा 2 ऑप्शन अब तक गलत हो चुका है, पहला वाला ऑप्शन ही सही लग रहा था।
बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बच्चों का विकास जेनेटिक नहीं होता है, वातावरण पे भी प्रभावित करता है। यानी बच्चों का विकास क्या होता है, आनुवांशिक और वातावरण दोनों, बच्चों का विकास क्या होता है, दोनों पर प्रभावित होता है, आनुवांशिक और वातावरण पे। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ केवल आनुवांशिकता पर होता है। आनुवांशिकता मतलब हुआ कि माँ बाप के गुण जो बच्चे में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चा खुद से भी, वातावरण से भी डेवलप, सोशली समाज से भी वो अपने अंदर डेवलप करता है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो ये पहला वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये पहला वाला ऑप्शन सही हो चुका है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इंग्लिश में ऑप्शन दिया गया था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो मैं अब हिंदी वाला में जाता हूँ। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अनुवांशिक विन्यास यानी जो जेनेटिक गुण है, यानी माता पिता का गुण जो बच्चों में आता है उसको बोलते हैं अनुवांशिक जेनेटिक। पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो ये जो प्रोसेस है वहाँ से आने की प्रक्रिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन। अनुकूलन जो है वातावरण से रिलेटेड है, तो यानी समाज वातावरण से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग वातावरण से लेते हैं। अधिगम मतलब लर्निंग, तो लर्निंग हम लोग भी सीखते हैं। सामाजिकरण समाज से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। तो परिपक्वता मैच्योरिटी, यानी ये जेनेटिक्स से आता है, जेनेटिक्स यानी मैच्योरेशन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, यानी परिपक्वता हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आप इसे यहाँ पे इंग्लिश में भी ऊपर में फर्स्ट में पढ़ सकते हैं। डैश इज ए प्राइमरी एंड डैश इज ए सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण का। अब हम लोग हिंदी में यहाँ पे देख लेते हैं कि डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो समाज मतलब घर परिवार आस पड़ोस, ये क्या है, समाज है। तो समाजीकरण एक प्रोसेस है। तो समाजीकरण का प्रथम जो प्राथमिक फर्स्ट जो एजेंसी है वो क्या होता है, तो फर्स्ट एजेंसी यानी बच्चा सबसे पहले कहाँ पे सीखता है, वो बच्चा पहले परिवार में सीखता है, उसके बाद ही वो समाज में या मीडिया में कहीं भी सीखता है, या विद्यालय में। तो परिवार के बाद बच्चा कहाँ आता है, विद्यालय में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक में हो जाएगा यहाँ पे परिवार, और परिवार के बाद बच्चा समाजीकरण कहाँ पे करता है, तो विद्यालय में। तो ये विद्यालय दूसरा आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन का आंसर मेरा 4 नंबर सही हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर सही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें यहाँ पे जितना भी ये नीचे है ये सब आपका सेकेंडरी है, तो इसका नहीं होगा, यानी फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। और दोस्तों आज मेरा स्टार्टिंग है, तो मैं स्टार्टिंग से क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा आपको 10 क्वेश्चन ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें से मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की। और यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है आपका पेपर 2 हिंदी मैथ जितने भी सारे हैं, इंग्लिश जो आपको कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं करवाया जाता है, तो वो मैं आपको सभी टॉपिक, इसमें सभी PYQ आपको धीरे धीरे मैं आपको क्लास लेता जाऊँगा। और स्पेशल टॉपिक जो जैसे जीन पियाजे कोलबर्ग्स जो जितने भी सिद्धांत हैं उसके लिए भी मैं अलग से क्लास लाऊंगा, आपको टॉपिक वाइज आपको वहाँ कराया जाएगा। और दोस्तों अगर आप PYQ जितने भी है उसका प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप का उस पर मैसेज कीजिए। वहाँ पे आपको आंसर की PYQ में अटैच करके मैंने टाइप करवाया है, तो वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, आप उसका प्रैक्टिस इजीली कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप 5th नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा अब इंग्लिश में यहाँ पे हिंदी में चले जाता हूँ। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का अधिकार क्या है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि 7 से 8 वर्षीय बच्चे नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो अब सबसे पहले हम लोग लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। इसने दोस्तों यहाँ पे नैतिक सिद्धांत के 3 लेवल दिए थे, फर्स्ट लेवल, सेकेंड और थर्ड। और सबका जो एज है वो आपका ये है आपका 4 से लेकर के 10 साल, और इसका है यहाँ पे सेकंड लेवल का है आपका 10 से लेकर के 13 साल, और ये थर्ड जो लेवल है उसका है आपका 13+ यानी 13 से ऊपर। अब दोस्तों सभी लेवल में ये जो लेवल है, सभी लेवल में यहाँ पे आपको 2 स्टेज दिए गए थे। इसमें भी 2 स्टेज है, इसमें भी 2 स्टेज है, इसमें भी 2 स्टेज है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है।
तो अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि 7 से 8 वर्ष के बच्चे में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि 7 से 8 वर्षीय बच्चे कौन से लेवल में होगा। तो 7 से 8 वर्षीय बच्चे 4 से 10 के बीच में ही आता है ना, तो इसका मतलब लेवल फर्स्ट हो जाएगा। तो लेवल फर्स्ट में 2 ही स्टेज दिया गया है, तो इसमें से कौन सा स्टेज हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ये दोस्तों आपका सेकेंड लेवल का है, तो ये वाला तो नहीं होगा। सामाजिक अनुबंध बनाए रखना ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों ये थर्ड लेवल का है। दंड और आज्ञा पालन ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों दंड और आज्ञा पालन ये आपका दिया गया है आपका फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट लेवल का फर्स्ट स्टेज में ये दिया गया है। तो ये वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। आप दोस्तों उस थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी मैं इसका क्लास लेने वाला हूँ, लॉरेंस कोलबर्ग, जो भी बड़े बड़े टॉपिक जो सभी पेपर में पूछा जाता है, तो उसका क्लास में ज़रूर लेने वाला हूँ। चलिए अब हम लोग सिक्स क्वेश्चन के नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इंग्लिश में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी का है, तो इसलिए मैं हिंदी ही पढ़ के बताता हूँ। वैसे आप एग्ज़ाम हॉल में आप दोनों का हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए जीन पियाजे का सिद्धांत का क्वेश्चन आ गया है, तो जो कि हर बार के सीटेट एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर तक पूछा ही जाता है दोनों पेपर में। और दोस्तों ये जो मैंने PYQ निकाला है ये आपका मैंने फर्स्ट पेपर का आज मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। क्रमबद्धता यानी सेरिएशन, यानी किसी भी चीज़ को क्रम में सजाना। तो ये किस संदर्भ में यानी किस रेफरेंस में प्रयोग हुआ है। तो वस्तुओं को किसी एक आयाम यानी डायमेंशन लंबाई पर आधारित क्रम में। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रमबद्धता की बात की गई है वो एक साइज, शेप, लंबाई इस तरीके का आयाम में सजाने की बात की गई है जीन पियाजे के सिद्धांत में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरे की परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता यानी तुलना करके, तो ऐसा नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। चिंतन का भिन्नात्मक रूप से जैसा कहानी कथन में होता है, तो कहानी कथन को सजाने की ये भी नहीं हो जाएगा। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण की क्षमता, तो मानचित्रण की क्षमता छोटे बड़े सजाने में ये भी नहीं हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम में सजाना। और ये जो दोस्तों ये बात की गई है कौन से स्टेज में बात की गई है, ये आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बात की गई है। तो आप पियाजे के सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा कि उसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या बात की गई है, CCS यानी क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, उसके बाद यहाँ पे सेरिएशन, क्रम में सजाना। ये कंजर्वेशन संरक्षण, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जहाँ पे लॉजिक, मूर्त चीज़ों पे बच्चा लॉजिक करना सीख जाता है। ये आपका थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पियाजे का। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग 7th क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम हिंदी में यहाँ पे पढ़ते हैं, आप इसका आंसर भी दीजिएगा और बाद में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं तो आप बताइएगा। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सी तर्क है। देखिए दोस्तों जीन पियाजे का क्वेश्चन फिर से आ गया, तो ये हर बार पूछा जाता है, हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन तो रहता ही है, लगभग कम से कम तो 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो इसमें लिखा गया है कि 5 वर्षीय नसीम को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में, यानी ये चिकना मिट्टी है, ठीक है, इसको दबा के एक सांप के रूप में ऐसे करके बना दिया गया है। चिकनी मिट्टी को दबा सकते हैं, तो वो गीलापन है तो ऐसे करके यहाँ पे बना दिया गया। तो अब उस बच्चे को ये लगता है कि चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी का जो यहाँ पे भार है यानी वो बढ़ गया है। तो ये जीन पियाजे के कौन से सिद्धांत को बताता है, जीववाद को बताता है। जीववाद को नहीं बताएगा। जीववाद का मतलब होता है कि बच्चा किसी निर्जीव चीज़ को भी वो सजीव मान के चलता है, ये नहीं होगा। केंद्रीयता हो जाएगा, यानी सेंट्रेशन के गुण के कारण ही बच्चा को ऐसा लगता है कि इसका जो मेरा वेट है यानी ये बड़ा हो गया है, जबकि अगर देखा जाए तो अगर ये 1 किलो है तो ये भी 1 किलो का ही होगा, क्योंकि इसी को हम बड़ा किए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बच्चा यहाँ पे समझेगा कि ये बड़ा है, यानी इसका जो भार है ये ज़्यादा है। तो ये कौन से सिद्धांत में बताता है, केंद्रीयता के सिद्धांत में, यानी सेंट्रेशन के।
परिकल्पना निगमन ये आपका तो लास्ट वाला 4th स्टेज में है, और ये वाला तो जीन पियाजे से रिलेटेड 4th ऑप्शन का नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 2 नंबर सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी। यहाँ पे आपको कितना नंबर है, ये 7 नंबर का है, तो आप 7 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे 8th नंबर पे चलते हैं, 8वां नंबर पे। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेव वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है, ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग विथ प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो वाइगोत्स्की। तो इसमें आपका कौन सा है, मैं यहाँ पे अब हिंदी वाला पढ़ देता हूँ। तो लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत दिया वो किस पे आधारित है, तो वाइगोत्स्की का जहाँ भी नाम आएगा दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, SCL मतलब सोशल, ये कल्चर और ये लैंग्वेज। तो इसमें से जो भी ऑप्शन जिसमें दिया होगा तो वो वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की ने ये सामाजिक संरचना, तो सामाजिक पे ही आधारित ये अपना जो थ्योरी है वो दिया था। तो इसका मतलब ये मेरा सामाजिक संरचना ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे भाषा रहता किसी ऑप्शन में तो वो भी सही हो जाता, और कल्चर रहता तो भी सही हो जाता। यहाँ पे व्यवहारवाद ये गलत हो जाएगा, मनोविश्लेषण ये भी गलत हो जाएगा, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ये नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो दोस्तों हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फर्स्ट नंबर ये सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की हमेशा दोस्तों सामाजिक संरचना का ही बात करता है, सामाजिक, कल्चर और भाषा का बात करता है। जो ऑप्शन उसमें रहे उसको सही मार देना है, क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत पे। तो मैंने पूरा सिंपल में आपको बता दिया है कि आपको SCL याद रखना है, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, भाषा, ये कल्चर और ये सामाजिक, सोशल। चलिए हम लोग 9th नंबर में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू, देखिए यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो देख लीजिए आप, जीन पियाजे का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है इसी पेपर में, लेव वाइगोत्स्की का भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एक कोलबर्ग से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हर सेल्फ। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ लीजिए, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद, यानी जो स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। यानी बच्चे, अब जो छोटे बच्चे होते हैं आप देखिएगा वो खुद में ही कुछ से कुछ बात करते रहते हैं और वो खेलते रहते हैं। यानी उसके सामने अगर कोई ना भी बैठा हो तो भी वो खुद ब खुद अपने से बात करते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं। तो ये जो बात करने की जो वो उसका ये है, तो ये बात करने का जो तरीका है, लेव वाइगोत्स्की ने उसको क्या कहा था, उसको कहा था दोस्तों निजी संवाद, यानी प्राइवेट स्पीच। यानी ये फर्स्ट नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेव वाइगोत्स्की ने किसकी बात की थी, निज संवाद की, यानी निजी संवाद की बात की थी, यानी प्राइवेट स्पीच। तो दोस्तों हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, यानी निजी संवाद की बात की थी वाइगोत्स्की ने। और दोस्तों बहुत सारे जो क्लास है वहाँ पे मॉक टेस्ट करवाते हैं, जहाँ तहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, आप उसका ही अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा एग्ज़ाम में, और ये बहुत भारी एग्ज़ाम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 10th क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसका क्या कैरेक्टर होना चाहिए। फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी उसको रटाएंगे, ड्रिल बार बार प्रैक्टिस कराएंगे। तो बच्चे को जहाँ पे बच्चे का दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो वो चीज़ नहीं करवाना है, रटन विद्या नहीं चाहिए, तो आपको वो नहीं कराना है। मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ के दिखा देता हूँ। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए क्या होना चाहिए, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। तो बार बार अभ्यास कराना ये नहीं होगा, क्योंकि आपको उसको ज़्यादा रटाना नहीं है, उसको जो है ना बच्चे के ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ना है। उसके बाद आपको उसको खुद से करने का प्रोत्साहन देना है। उसके बाद कुछ ऐसा चीज़ कराना है जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का दिमाग का इस्तेमाल करे, यानी वो खुद सोचे। तो इस तरीके का ऑप्शन को आपको सही करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड में, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव। तो क्या उसको योग्यता के आधार पर आपको उसको अलगाव करना है, यानी अलग करना है। तो उसको अलग नहीं करना है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको जिसका ज़्यादा योग्यता है तो आप उसको अलग से मतलब ट्रीट करें या उसको सुपीरियर माने। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम का ये नहीं है कि जो बच्चा टैलेंटेड है तो उसको आप कुछ ज़्यादा वैल्यू दें, ऐसा नहीं होगा। सहयोगिता पूर्ण अधिगम, हाँ ये हो सकता है।
4th नंबर में पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो पुरस्कार और दंड का प्रयोग तो करना ही नहीं है, इसके खिलाफ तो भारत सरकार ने कानून भी बना रखा है। पुरस्कार भी नहीं देना है। बच्चे को पुरस्कार देने से वो कम मेहनत करने लगते हैं, तो इसलिए आपको जहाँ पे पुरस्कार की बात आए आपको सीटेट के एग्ज़ाम में पुरस्कार भी बच्चे को नहीं देना है। सहयोगिता और पूर्ण अधिगम, तो सहयोग पे ज़्यादा बल देना, यानी कोऑपरेटिव होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम फिर लेके आते हैं और जितने भी सब्जेक्ट है उस सभी का मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और टॉपिक वाइज भी आपका क्लास चलेगा। उसके बाद अगर आप हमारे इससे आप यहाँ पे अगर PYQ लेना चाहते हैं विद आंसर की, मैं आपको अटैच करके दूंगा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ऊपर जो नंबर दिख रहा है। उसके बाद नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। उसके बाद आपको वहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा जहाँ पे आप फॉर्म फिल करके आप हमसे नोट्स और PYQ प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।